अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टोरी वाइल्ड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इश्क आमदोमन की एपिसोड 5। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अश्विन को यूसुफ के बारे में कुछ और मालूमात मिलती हैं कि वो बहुत गुस्से वाला है और वो खाना ठीक से नहीं खा रहा। इस तरह की और बातें पता चलती हैं और वो लैला को जाके बताती है कि और फिर सब सहेलियाँ लैला का भी मजाक उड़ा रही होती हैं। फिर वो सब सहेलियाँ मिलकर यूसुफ से मुलाकात करने का मंसूबा बनाती हैं। चलें जी, आप आगे स्टार्ट करते हैं। मेहमान शहर की सैर कर रहा है, बाजार में टहल रहा है। वो कुछ देर तक इस खतात के पास बैठा रहा था जो संगे मरमर पे शेराजी के अशार के खत खींच रहा था। फिर वो इस ज़रूफ साज की दुकान में दाखिल हुआ था जो हर राहगीर को दुकान में आने की दावत कुछ इस अंदाज में दे रहा था जैसे अंदर ज़रूफ ना हो, अकाब, घोड़े या शेर हों, वो भी ज़िंदा, वो भी आपके हुक्म के ताबे। आइए, उन पर आकर बैठ जाइए, वरना उन्हें अपने घर ले जाइए। वहाँ जाकर जो चाहे कीजिए। आइए तो सही। वो ज़रूफ देखने लगा। इसे चांदी की एक सराही पसंद आ गई थी। ये कोई आम सराही नहीं है अजीज़म, ऐसी ही एक सराही सुल्तान के महल में भी मौजूद है। ये दोनों जुड़वां सुराहियाँ थीं जो बंदरगाह से बिछड़ गईं। अगर तुम इसे ख़रीद लेते हो तो। ज़रूफ साज अपने मोटे पेट और गर्दन तक झूलते बालों में अलादीन के चिराग के जिनकी मानंद लग रहा था। तो सुल्तान ही इसे क्यों नहीं खरीद लेते? उसने जिन सास की बात को दरमियान में ही उचक लिया। सुल्तान के मजाज से तो तुम वाकिफ़ ही हो। ख़ास चीज़ों को आम हाथ छू जाएं तो फिर ये उनके नाक पर नहीं चढ़ती। उसने सराही वापस रख दी सुल्तान के महल के लिए। फिर माँ के लिए एक कंघा देखने लगा। वाह अजीज़म, तुम्हारी पसंद की दाद देनी पड़ेगी। तुमने सारी दुकान छोड़कर शीरीं के गेसुओं को छू कर आने वाली कंघी का इंतखाब किया। तुम्हारी महबूबा इसे। ये मैं अपनी माँ के लिए, उसने जिताकर कहा, मुस्कुरा कर भी। तुम्हारी महबूबा तुम्हारी माँ के हाथ में ये कंघी देखकर जल जाएगी। जालिम महबूबा को जल जाने दो, ये मौका हाथ से जाने ना दो। फ़ौरन समझकर उसने बात फ़ौरन बदल दी। वो वाकई में कमाल साज था। यूसुफ ज़ेरे लब हंस दिया। जालिम महबूबा के जल जाने का मौका उसने हाथ से जाने दिया। कंघा वापस रख दिया। ज़रूफ पर सरसरी नज़र डालते हुए उसके इल्म में इजाफ़ा हुआ कि वो जो सामने प्याला रखा है वो सलाहुद्दीन अयूबी के उस मुहाफिज का है जिसने सुल्तान पर होने वाले कातलाना हमले का वार अपने सीने पर खाया था, और वो तश्तरी जिसकी सतह अपनी चमक खो चुकी है मौलाना रूमी के हुजरे में खजूरों से भर कर रखी जाती थी। कोने में रखा वो खूबसूरत शमादान शहरजाद का है जो हर रात शहजादे को कहानियाँ सुनाने से पहले खौफ से बचने के लिए रोशन करती थी। यूसुफ ने आगे बढ़कर आईना पकड़ लिया। वो चांद की साख्त का नक्शीन चौकट्टे में चश्मे की पानी की तरह शफाफ आईना था। अलादीन के जिन ने इसे आईने की कहानी सुनाना शुरू कर दी थी, लेकिन वो इसकी कहानी नहीं सुन पा रहा था। क्योंकि दुकान के जिस किनारे पे वो खड़ा था उसके पीछे बाजार का अक्स इस आईने में दिखाई दे रहा था। वो आईने को हाथ में पकड़ कर खड़ा हुआ नजर आने वाले अक्स की ज़रूरत के मुताबिक उसे घुमाता रहा था। पूरे बाजार से इसे कोई सरोकार नहीं था, लेकिन जिससे था वो जगह जगह रुक कर ख़रीदारी कर रही थी। वो खतात के पास भी खड़ी हो गई थी और उसने भड़ई के पास खड़े होकर कुछ चीज़ों की जांच पड़ताल करते हुए कुछ हदायत दी थी। इसके साथ दो औरतें थीं जिनके हाथ में सामान के थैले थे। वो इतने वज़नी हो चुके थे कि उसने उन्हें इशारा किया कि वो चली जाएं। वो चली गईं तो वो अपनी स्याह चादर संभालती हुई ज़रूफ साज की दुकान की तरफ आने लगी। वो बिल्कुल किनारे पर ही तो खड़ा था। आईने में यूं यकदम इसे इतना करीब आता देखकर उसके हाथ से आईना फिसल गया और वो ऐन इसके पैरों में गिरकर टूटा। वो डर कर कुछ कदम दूर हटी और अपनी चादर का पल्लू खींचकर दांत में ले लिया। सहम कर संभली तो ऐसे कीमती आईने को उठाने के लिए झुकी और ऐन उसी वक्त वो भी झुक गया। टूटी हुई कितनी ही किच्चियों में उन दोनों का अक्स सूरज की किरणों की तरह बिखर गया, एक साथ साथ साथ। इसकी आंख और आंख का गुस्सा कितनी ही आंखों में मुर्तसम हो गया। आईने की कहानी सुनाते अलादीन के जिन की ज़ुबान को झटका लगा और उसने मुड़कर देखा कि इसके इस आईने के साथ क्या बनी जो मजनू ने लैला को दिया था, और जवाब में लैला ने इसके मुंह पर दे मारा और कहा था, अंधे हो क्या? लैला कह रही थी मजनू से। अल्लाह अल्लाह, मजनू का आईना लैला के कदमों में किरची किरची। अब इसकी कीमत 4 गुना हो गई है ना, जमाल साज ने खुद से कहा।
सलाम चचा। खाइफ नज़रों से उसे देखकर अंधा कहकर चिराग के जिन को सलाम करके वो आगे बढ़ गई। वो शर्मिंदा शर्मिंदा सा उठकर खड़ा हुआ और जल्दी से चचा जिन के हाथ में सिक्के दिए और इसके पीछे चलने लगा। मुझे बातचीत की इजाज़त दे। उसने सोच लिया था कि वो अब दोबारा इससे मिलेगी तो वो ऐसे ही बात शुरू करेगा जो इसे नामुनासिब ना लगे या जवाब में इसे कुछ सख्त अल्फाज सुनने को ना मिले। वो उससे चंद कदम दूर चल रहा था। वो रुकी, पलट कर देखा और कहा, कितने शरीफ इंसान हैं आप, सरे राह लड़की से बात करने की इजाज़त मांग रहे हैं। यानी सारी सोच बचार बेकार गई। बात सच थी, हरकत नामुनासिब। फिर ये इजाज़त कहाँ मिल सकती है? उसने आहिस्तगी से पूछा। इस शहर में हकीम भी मुयस्सर हैं और हिकमत भी, जिससे चाहे मिलकर अपना इलाज करवा लें, भुनाकर कहा और चली गई। वो इसे जाता हुआ देखता रह गया। इस लड़की ने अपनी ज़बान कहाँ से तेज़ करवाई होगी भला? वहीं से जहाँ से वो अपना दिमाग तेज़ नहीं करवा सका था। आज रात आपको अब्दुल फतह की दावत में शरीक होना है। वो वापस आया तो उसे पैगाम दिया गया, याद है? उसने चिढ़ कर कहा। तो खादिम ने उसे मुंह बिगाड़ कर देखा, ज़ेरे लब कुछ कहा भी। क्या मैं बददिमाग हूँ? खादिम के चेहरे के तासुरात पर वो हंस दिया। बददिमाग, बद इखलाक, बदतमीज़। उसने सपाट लहजे में सच उसके मुंह पर दे मारा। उसे हैरत का एक झटका लगा था। खादिम का अंदाज उस लड़की जैसा था। क्या तुम सब लोगों ने मेरे मुंह पर सच बोलने की ठान ली है? नहीं तो बाकी के सच हम पीठ पीछे बोलते हैं, कहकर वो हंसने लगा था। बात सुनो, इस शहर की सबसे गुस्से वाली लड़की को जानते हो, जो ज़हीन भी हो? खादिम ने उसे शाकी नज़रों से देखा। आपकी मेहमान नवाजी में मैं अपनी गर्दन नहीं पेश कर सकता। बड़े डरपोक हो यार। डरपोक चला गया तो शाहज़ोर ने दावत में जाने की तैयारी शुरू कर दी। वो देख रहा था कि अकरमा इस बात पर फूले नहीं समा रहा था कि इसकी वजह से इसे सुल्तान के मशीर ख़ास के करीब होने और इसके महल में जाने का मौका मिल रहा है। वैसे तो उसे मुजीब दराबी के घर में कोई एक चीज़ भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन अकरमा तो उसे ख़ास तौर पे ना पसंद आया था। वो जितना वक्त इसके साथ रहता मुजीब दराबी की दौलत, रुतबे, जाहो जलाल की कहानियाँ ही सुनता रहता। वो कुछ कुछ अंदाज़ा लगा चुका था कि दराबी इससे कहीं ज़्यादा की चीज़ है, जितना वालिद इसे बता चुके थे। अगर वो माँ को अहद देकर ना निकला होता कि वो आखिरी वक्त तक मामलात में नरमी बरतेगा, तो किसी भी रात अपने घोड़े पर बैठकर इस शहर से भाग जाता। दावत में मिस्री मुगनियाँ अपनी आवाज़ का जादू जगा रही थी। बाग में हर तरफ चहल पहल थी। अकरमा के साथ वज़ीरों, ताजरों, पाशाओं से मिलते मिलते वो इतना बेजार हो चुका था कि उसने खुशदिली से हूँ हाँ करना भी बंद कर दिया था। उसकी तहम्मुल मिजाजी आंखों की सख्ती में बदल ही चुकी थी कि अकरमा ने इसका हाथ पकड़ा और इसे महल के अंदर ले आया ताकि उसे वो नवादरात दिखा सके जो मशीर ख़ास की मलकियत थे और जिनसे तरह तरह के एजाज़ात मुंसलिक थे। उसे इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ख़ास कर दिन में लैला मजनू का आईना टूटने के बाद से। लेकिन वो बाहर के हंगामे की निस्बत अंदर कुछ सुकून महसूस कर रहा था। मैं इनका बारीक बीनी से मुशाहिदा करना चाहता हूँ। अपनी सख्त आंखों को दानाई में बदलकर अकरमा से जान छुड़ाने और कुछ वक्त अकेले रहने के लिए झूठ कहा। अकरमा का दिल मुगनिया की आवाज़ में अटका हुआ था। कुछ दूसरे मामलात में भी वो यहाँ उसे मुतासिर करने लाया था, लेकिन यूँ उसके साथ बंद कर बैठे रहने के लिए नहीं। उसे जल्दी बाहर आने का कहकर वो चला गया। नवारदत से लबालब हुए कमरे में वो कुछ देर यूं ही टहलता रहा, फिर चुपचाप नशिस्त पर बैठ गया। ऊंची दीवारें, कीमती सामान आराइश, रोशन फानूस, मुनकश नशिस्तें। वो बेजारी से एक नज़र देख कर रह गया। इसे दौलत की नुमाइश ने कभी मुतासिर नहीं किया था। कुछ देर तक यूं ही बैठा रहा, फिर एक कदीम नायाब किताब की वर्गर्दानी की कोशिश करने लगा, जिसके हरूफ इतने धुंधले थे कि इन्हें पढ़ने की कोशिश करने से बेहतर था वो अपनी आंखें फोड़ लेता। अपनी आंखों को फोड़ने से बचाने के लिए उसने किताब बंद कर दी। मुगनिया और इसके ख़ानदान वाले खामोश हो चुके थे। उससे पहले कि अकरमा वापस आता, इसे इधर उधर हो जाना चाहिए, लेकिन कहाँ। कमरे में मौजूद 3 दरवाज़ों में से एक दरवाजे से वो बाहर निकल गया। राहदारी से गुजरते हुए दूसरे कमरे की खिड़की से बाग नज़र आ गया। अकरमा मुझे इतना घुमा कर इस कमरे में क्यों लाया था? ताकि मैं पूरे महल की शान शौकत से मुतासिर हो जाऊं? इसे गुस्सा आया कि बाग तो ये कुछ दूर सामने ही था, फिर इसे इतना ख्वार क्यों किया गया? बाग सामने ही था, इस बाग में कुछ और भी था। लंबी राहदारी अभी ख़त्म ही हुई थी कि एक साथ कई नस्वानी चीखें इसकी समात से टकराईं और इसके कदम जहाँ थे वहीं साख्त हो गए। कुछ लड़कियाँ बरामदे में खड़ी थीं, इसे देख चुकी थीं। चीखें मारने में उन्होंने देर भी नहीं की थी। कौन हो तुम? यहाँ तुम्हारा क्या काम?